बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड की बात। और आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जितेंद्र अग्रवाल, जो कि फाउंडर हैं केसीपीएल के। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक बेहतरीन इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से एलोकेशन प्लान की जा सकती है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट फंड कैटेगरीज, और करंट मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से शुरुआत करें। जितेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट पर काफ़ी बेहतर है, तो आप हमारे व्यूअर्स को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे किस तरीके की अप्रोच लेकर चले। तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई भी इस समय इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो किन किन की फैक्टर्स को वो ध्यान में रखे, प्लस अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन या फाइनेंशियल गोल्स के पर्सपेक्टिव से जो फंड सिलेक्शन है उस पर डिसीजन ले। नमस्कार। इन्वेस्टर्स को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। एक इन्वेस्टर को इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करने से पहले सबसे पहले उसको होरिजन का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो 5 साल से बड़ा लंबा होरिजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी और ये सब और साइक्लिकल रिस्क ये 3 से 5 साल के बाद में काफी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड अल्फा जनरेट करने के लिए एक पोर्टफोलियो में जिसमें आप एआईएफ, पीएमएस और डायरेक्ट इक्विटी से भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो उसको जनरेट करने के लिए आपको प्रॉपर फंड अलोकेशन, स्कीम अलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जो टोटल इक्विटी एक्सपोजर लेना है, इक्विटी पोर्टफोलियो का एक्सपोजर लेना है, उसमें से 50-60% अलोकेशन मल्टी कैप, फ्लेक्जी कैप, वैल्यू, कॉन्ट्रा, फोकस, इन इन सारी स्कीम्स कैटेगरीज में से 3 से 4 स्कीम्स, जो अच्छी 3 से 4 स्कीम्स हैं उनमें अलोकेट करना चाहिए। 50 to 60% अलोकेशन, जो कि एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है वो अलोकेशन। और उसके साथ साथ क्या है कि ये इसका कोर पोर्टफोलियो होता है और इसमें जो इंडेक्स के आसपास का या बेंचमार्क के आसपास का रिटर्न आ जाता है, तो ये थोड़ी सेफ्टी भी देता है ये अलोकेशन। और रेस्ट जो 40-50% अलोकेशन जो करना होता है, उसमें से 15 से 20% अलोकेशन मिड कैप कैटेगरीज में किया जाता है, जो कि मिड कैप एक अल्फा जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। तो मिड कैप के 1 से 3 स्कीम्स, अच्छी स्कीम सेलेक्ट करी जाए, और रेस्ट 15 से 20% अलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरीज में करना चाहिए। तो स्मॉल कैप में भी 1 से 3 अच्छी स्कीम्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो मिड कैप और स्मॉल कैप के अलोकेशन के बाद में हमको 10 से 15% या 20% तक थीमेटिकल और सेक्टोरियल अलोकेशन को भी देखना चाहिए। लेकिन थीमेटिकल और सेक्टोरियल अलोकेशन काफ़ी रिस्की हो सकता है अगर आपको माइक्रो, मैक्रो, इकोनॉमिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ग्लोबल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा डीप नॉलेज नहीं हो। एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सेक्टोरियल अलोकेशन के लिए। लेकिन अल्फा जनरेशन के लिए और आपके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के लिए सेक्टोरियल अलोकेशन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक अलोकेशन जब ये फाइनल अलोकेशन हो जाता है, तो मेरा ये मानना है कि आउट ऑफ दिस अलोकेशन 50 to 60% आपके पास कोई भी, मैंने लार्ज कैप स्कीम अलोकेट नहीं करी है, फिर भी 50 to 60% लार्ज कैप कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। अराउंड 20 to 30% मिड कैप आ जाते हैं, और अराउंड 20 to 25% स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स का लोकेशन हो जाता है। ओके अच्छा, एक दूसरा बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जितेंद्र जी, कि जब पोर्टफोलियो कंपोजिशन करें, ठीक है आपने बताया कितना एलोकेशन किस कैटेगरी में कर सकते हैं, बट कितने फंड्स रखें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर 10,000 रुपये महीने का डाल रहे हैं तो काफ़ी बार 10 फंड्स ले लेते हैं। उनको लगता है कि शायद नंबर ऑफ फंड ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर पोर्टफोलियो क्रिएशन होगा। तो इस सब्जेक्ट पर आपकी राय क्या है? आइडियली कितने फंड्स काफ़ी हैं एक पोर्टफोलियो में? देखो, पोर्टफोलियो साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी नंबर ऑफ स्कीम्स हो सकती है। मेरा ये मानना है कि 5 to 14 तक नंबर ऑफ स्कीम्स हो सकती है। अगर पोर्टफोलियो बड़ा है, असेट ईयूएम बड़ा है किसी इन्वेस्टर का, तो वो अराउंड 12 to 14 स्कीम्स तक भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी का पोर्टफोलियो छोटा है तो वो 5 to 7 स्कीम्स तक रेस्ट्रिक्ट कर सकता है अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन उसका प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है पोर्टफोलियो का। तो ज़्यादा अगर स्कीम सेलेक्ट कर लिए तो डुप्लीकेशन बढ़ता है,
पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाती है, रिटर्न डाइल्यूट होने का रिस्क रहता है, लेकिन बहुत कम स्कीम सेलेक्ट करने में क्या है, कंसंट्रेशन रिस्क भी बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि 7 टू 14 रेंज एक ठीक है नंबर ऑफ स्कीम्स की। ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस सब्जेक्ट को, और क्योंकि हर इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है, टाइम होराइज़न है, वो अलग-अलग होता है। फॉर इंस्टेंस मान के चले एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक मॉडरेट इन्वेस्टर है और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। तो इन तीनों इन्वेस्टर कैटेगरीज़ के लिए किस तरीके का परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन आइडियली होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो इन्वेस्टर की एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और एक बैलेंस इन्वेस्टर का टाइम होरिजन के साथ भी होना बहुत जरूरी है। अगर उसका टाइम होरिजन 5 साल, 10 साल, 15 साल है, तो कम रिस्क वाला इन्वेस्टर भी इक्विटी एलोकेशन अपना बढ़ा सकता है, क्योंकि इक्विटी में डबल डिजिट रिटर्न्स नॉर्मली 3 से 5 साल या उससे ऊपर के पीरियड में डबल डिजिट के एनुअलाइज रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन अगर टाइम होरिजन 5 साल या उससे कम है, तो इक्विटी एलोकेशन को बहुत नीचे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो 30 टू 50% तक वो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है। बैलेंस कैटेगरी में 50 टू 60% तक कर सकता है। और एक बिलो 50 एज वाला अगर इन्वेस्टर है और थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो वो 70-80% तक भी इक्विटी स्कीम्स में अलोकेशन कर सकता है, अगर लॉन्ग टर्म होरिजन है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और जितेंद्र जी, अब जो थीमेटिक फंड्स होते हैं या फिर जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं, उनको लेकर आपका व्यू क्या है विद रिगार्ड्स टू पोर्टफोलियो एलोकेशन? क्या बहुत ही सब्जेक्टिव होना चाहिए यहाँ पर अप्रोच, या फिर बिना थीमेटिक या सेक्टोरल फंड के भी पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन ठीक रह सकता है? देखो, पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेशन एक सबसे बड़ी बात होती है, और अल्फा जनरेशन करने के लिए और गेम चेंजिंग के लिए सेक्टोरियल थीमेटिकल डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखो, अगर केवल हम मार्केट कैप के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो वो वॉलेटिलिटी जरूर कंट्रोल कर देते हैं, क्योंकि लार्ज कैप आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है और मिड एंड स्मॉल कैप ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन अगर बिल्कुल साइक्लिकल इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स का फायदा उठाना है, तो सेक्टोरियल थेमेटिकल अलोकेशन करना बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि जैसे इनिशियल पीरियड में जब 2006 से 2011 के पीरियड में एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंकिंग बूम पे था, तो मार्केट ने कंटिन्यूसली नेगेटिवली परफॉर्म किया था इंडेक्सेज ने। बट 150 से 200% तक के 2 से 3 साल के पीरियड में एनबीएफसीज ने और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने रिटर्न दिए थे। तो सेक्टोरियल थीमेटिकल अलोकेशन किसी इन्वेस्टर का होगा तो उन्हीं को रिटर्न मिलता है। 2013-14 में पावर सेक्टर ने और आपके इंफ्रा सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो वो अलोकेशन का फायदा ऐसे मिलता है। जैसे कोरोना पीरियड आया, तो कोरोना पीरियड के टाइम पे मार्केट काफी नीचे था, लेकिन उस टाइम पे अगर किसी ने कमोडिटीज के शेयर्स में अच्छा, कमोडिटीज की स्कीम्स में अच्छा इन्वेस्ट किया होता, या आईटी की स्कीम्स में अच्छा इन्वेस्ट किया होता, तो वो एक सेक्टोरियल अलोकेशन किया होता, तो उनको काफी अच्छा अल्फा जनरेट होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर रिस्क एडजस्टेड अल्फा जनरेट करना है, एक डबल डिजिट का अल्फा जनरेट करना है, तो सेक्टोरियल अलोकेशन करना बहुत जरूरी है। बट वो एक लिमिटेड 10 टू 25% तक का टोटल पोर्टफोलियो में सेक्टोरियल अलोकेशन कर सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए एक्चुअली टोटल पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक फुटबॉल टीम बिल्डिंग की तरह है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो लार्ज कैप कैटेगरी है वो डिफेंडर की तरह काम करती है, और मिड कैप कैटेगरी है जो स्ट्राइकर की तरह काम करता है। जैसे अल्फा जनरेट होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्ट्राइकर की तरह काम करता है। लेकिन जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, साइक्लिकल और थीमेटिकल प्लेयर्स जो हैं, वो स्टार परफॉर्मर है और वो गेम चेंजर है। तो ये एक कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है एक अच्छी टीम के लिए, और उस टीम के साथ साथ उसके कोच की परफॉर्मेंस का भी काफी बड़ा योगदान है। जितेंद्र जी, एक चीज बताइए, आमतौर पे जब मैं एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ आपसे सवाल, आमतौर पे जब हम फंड चुनते हैं तो हम फंड की परफॉर्मेंस पास्ट कैसी रही है, करंट व्यू क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। बट परफॉर्मेंस के साथ साथ फंड हाउस की रेपुटेशन,
फंड मैनेजर कौन है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, इन फैक्टर्स पर गौर करना कितना इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए? एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो कंपोजिशन, कि आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या है, उसमें कितना परसेंटेज होल्डिंग ऐसी है जो कि उसका बेंचमार्क को रिप्रेजेंट कर रही है, कितने उसमें स्टार परफॉर्मर्स हो सकते हैं, कितने उसमें ऐसे फ्यूचर के लिए बहुत बड़े रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हो सकते हैं। तो वो पोर्टफोलियो कंपोजिशन ही एक फंड मैनेजर का व्यू बताता है कि फंड मैनेजर क्या सोच रहा है, उसने किस तरीके से का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ पास्ट रिटर्न्स, हो सकता है कि अगर शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स में कुछ इश्यूज हैं तो उसका पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखना पड़ेगा कि वो अभी शॉर्ट टर्म में कौन से सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। और तो पास्ट रिटर्न्स जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस, उसने जो पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और उसका उस पोर्टफोलियो को अगर हम आज के दिन ओवरऑल मार्केट के सारे टर्म माइक्रो मैक्रो और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए उस पोर्टफोलियो को देखते हैं तो हम जरूर फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो अच्छा करेगा। मेरा ये मानना है कि केवल पास्ट रिटर्न्स देख करके स्कीम सेलेक्ट करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ओके अच्छा, अगर पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया तो कब रिव्यू करना चाहिए, कब रीबैलेंस करना चाहिए, कॉम्पोजिशन को कितना समय एटलीस्ट इन्वेस्टर्स कितनी ऑफन करना चाहिए इनफैक्ट रिव्यू अपना पोर्टफोलियो? देखो पोर्टफोलियो को आई थिंक क्वार्टरली रिव्यू करना जरूरी है, बट जरूरी नहीं है कि आप क्वार्टरली रिव्यू करके उसको रीबैलेंस कर रहे हो, बहुत जल्दी चेंज कर रहे हो, बट क्वार्टरली रिव्यू करना जरूरी है। थीमेटिकल सेक्टोरियल को एक्टिवली रिव्यू करना जरूरी है क्योंकि मैक्रो चेंज होते रहते हैं इकोनॉमिक में, तो उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीबैलेंसिंग, मेरा ये मानना है कि पोर्टफोलियो में चेंजेस या रीबैलेंसिंग तभी करनी चाहिए जब या तो बहुत ज़्यादा अलोकेशन ड्रिफ्ट हो गया हो या कुछ थीम्स आउट ऑफ सिंक हो गई हो, टाइमिंग का कुछ डिफरेंस आ गया हो, तो रीबैलेंसिंग 1 से 2 साल या 3 साल तक के पीरियड में भी हम स्विच कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी स्विच या चेंजेस करते हैं तो उसमें टैक्सेशन और कंपाउंडिंग का लॉस होता है। ओके ओके, चलिए, तो काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट और बेसिक समझ को और इन्हांस किया जितेंद्र जी ने इस डिस्कशन में, और यही वो कॉमन मिस्टेक्स हैं आमतौर पे जो एक आम इन्वेस्टर करता है। तो कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, कॉम्पोजिशन किस तरीके का रखना है, फंड चुनते वक्त किन बातों पर ध्यान देना है, कब रिव्यू करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं ये सब बातें आपके किसी भी पोर्टफोलियो बिल्डिंग का, और वो तमाम बातें यहाँ पर जितेंद्र जी ने समझाई। थैंक यू जितेंद्र जी आने के लिए शो में और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ फंड की बात में तो इतना ही, और लगातार खबरें जारी हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। इसी के साथ नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।